तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखो जो ऑप्टिक्स है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो ऑप्टिक्स है ना, ऑप्टिक्स किसको बोला जाता है? लाइट की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। आपको पता है भाई, एक कैटेगरी क्या होती है? रे ऑप्टिक्स, जो हम पढ़ चुके हैं, और दूसरी कैटेगरी क्या है? वेव ऑप्टिक्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो रे ऑप्टिक्स के अंदर हम ये मानते हैं कि जब भी लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करती है, जैसे ए पॉइंट से अगर लाइट को बी पॉइंट की तरफ जाना है तो वो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी, और ये जो लाइन आप ड्रॉ करते हो उसको क्या बोलते हो? रे ऑफ लाइट। ठीक है, ये रे थ्योरी हम यूज करते हैं। मैंने उसको बोला रे थ्योरी, मतलब ये एक थ्योरी है, रियल में ऐसा नहीं है। रियल में तो लाइट क्या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वो वेव की फॉर्म में ही ट्रेवल करेगी। अगर उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाना है, वेव फॉर्म की फॉर्म में वो आगे चलेगी। तो ये वाली जो थ्योरी है ये हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझने के लिए यूज़ करते हैं, या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को समझने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे जो डायग्राम बनते हैं वो काफ़ी आसान बनते हैं। जो भी डायग्राम हम बनाते हैं ना रे थ्योरी में, जैसे लेंस फॉर्मूला डिराइव किया है, मिरर फॉर्मूला डिराइव किया है, या आप माइक्रोस्कोप पढ़ते हो, टेलीस्कोप पढ़ते हो, सारी चीज़ें है ना, जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं उसमें जितने भी डायग्राम बने हैं वो आसान बने हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लाइट को हम ये मान के उसमें स्टडी करते हैं कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा है नहीं, तो हर जगह तो ये थ्योरी लगेगी नहीं। इसलिए सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये दो चीज़ें समझाने के लिए इस थ्योरी को लगाया जा सकता है। लेकिन हम देखते हैं नेचर में लाइट से रिलेटेड और भी बहुत सारी फिनोमेना होती हैं, जैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जिसमें अगर आप ये रे थ्योरी आप काम में लोगे ना, तो आप उनमें जो फिनोमेना में जो आप चीज़ें प्रैक्टिकली देखते हो उनको समझा नहीं पाओगे। तो आपको फिर एक्चुअल नेचर ऑफ लाइट पे आना पड़ेगा, जो कि क्या होती है? वेव नेचर। तो आपको वेव नेचर मान के ही लाइट को, उन फिनोमेना को, उन एक्सपेरिमेंट्स को या उन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे? पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे इसमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और दूसरी जो चीज़ होगी ना वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा एक और टॉपिक होता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ये तीनों फिनोमेना ऐसी होती हैं जिनको लाइट को वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता हुआ मान के आप समझाओगे, तभी वो समझ में आती है। ठीक है। अच्छा, ये वाली जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की जो हमने बात करी, जिसको हम रे ऑप्टिक्स से समझाते हैं, उसको भी आप वेव ऑप्टिक्स, मतलब वेव की फॉर्म में लाइट को ट्रेवल करता हुआ मान के समझा सकते हो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आप वेव थ्योरी भी यूज़ कर सकते हो, डिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और जितने भी फिनोमेना उनको समझाने के लिए। लेकिन जैसे मैंने बताया ना, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इनको समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वेव थ्योरी ही काम आएगी। आप रे थ्योरी से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो अभी मैं जो वेव ऑप्टिक्स है उसमें सबसे पहला टॉपिक आपको बता रहा हूँ। वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहला टॉपिक आएगा अपना वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट क्या चीज होती है? तो अगर मैं एक सिंगल लाइन में बताऊं कि वेव फ्रंट क्या चीज है, तो किसी भी वेव को जब आप फ्रंट साइड से अपनी तरफ आते हुए देखते हो तो आपको जो शेप दिखाई देती है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप किसी तालाब के किनारे पे बैठे हो, मान लो यहाँ पे हम बैठे हैं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे अगर तालाब के किनारे पे बैठे हैं तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम क्या करें? हाँ, उसमें भाई एक दो पत्थर तो फेंकने ही है। ये काम किए बिना तो हम वापस आने वाले नहीं है। ठीक है। तो हमको क्या करना है? हम किनारे पे बैठे हैं और हमने क्या किया? एक पत्थर को पानी के अंदर फेंका। पानी बिल्कुल शांत था पहले, है ना, पानी बिल्कुल शांत था, मतलब उसमें कोई वेव्स वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शांत पानी है, एकदम लेवल पे है। आपने क्या किया? एक पत्थर डाला यहाँ पे। जैसे ही पत्थर यहाँ पे जाके गिरा, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे वेव्स बनना स्टार्ट हो गई है। जहाँ पे आपने पत्थर डाला वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे एक डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। वेव्स कब बनती है? जब एक डिस्टरबेंस होता है। अगर पानी एक लेवल पे था, है ना, पानी अगर एक लेवल पे था तो उसमें कोई भी वेव नहीं बन रही थी। लेकिन जैसे ही पत्थर गिरा वहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल्स कोई ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, कोई नीचे जाना स्टार्ट हो गया, और इसकी वजह से क्या हुआ? अप डाउन मोशन की वजह से वेव्स बनना स्टार्ट हो गई। और वो वेव्स पानी के प्लेन के ऊपर चारों तरफ मूव कर रही होंगी इस तरीके से। लेकिन जब आप किनारे पे उनको अपनी तरफ आता हुआ देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको ऐसा एक सर्कल सा अपनी तरफ आता हुआ दिखेगा। होता है क्या ऐसा? जब आप पानी में पत्थर फेंकते हो तो आपको अपनी तरफ क्या आता हुआ दिखाई देगा? आपको वेव की कौन सी शेप आती हुई दिखाई देगी? आपको एक सर्कल जैसा ऐसा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, एक सर्कल अपनी तरफ आ रहा है ऐसा लगेगा। तो ये जो शेप बनती है ना, इसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। इसी का नाम क्या होता है? वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या है? किसी भी वेव को जब आप फ्रंट साइड से, सामने की तरफ से अपनी तरफ आते हुए देखते हो तो आपको जो उसकी शेप दिखाई देगी उसी का नाम हमने क्या रख दिया? वेव फ्रंट रख दिया। ठीक है। अब ये तो हमने क्या है कि वाटर के लिए डिफाइन किया कि वाटर के
अंदर कौन सी वाली वेव बनेंगी, तो एक प्लेन के अंदर जो वेव फ्रंट बनता है वो कौन सी शेप का होता है, सर्कुलर बनता है। लेकिन अगर मैं यही चीज़, यही कॉन्सेप्ट अगर मैं लाइट के लिए लगाऊं, मैंने एक लाइट का सोर्स लिया, सपोज करो ये लाइट का सोर्स है, ठीक है, ये कोई लाइट का पॉइंट सोर्स है, जैसे एक छोटा सा बल्ब है और उससे लाइट एमिट हो रही है। तो अभी एक चीज़ सोच के बताओ, उससे जो लाइट वेव्स एमिट होंगी, क्या वो एक प्लेन में होंगी या 3 डायमेंशन के अंदर होंगी? वो तो चारों तरफ ही होंगे ना 3 डायमेंशन के अंदर, ऐसा तो है नहीं कि वो एक प्लेन के अंदर ही लाइट एमिट करेगा। तो जब उससे चारों तरफ लाइट एमिट हो रही होंगी, तो उससे जो वेव फ्रंट बनेगा उसकी शेप क्या रहेगी, उससे जो वेव फ्रंट बनेगा उसकी शेप क्या होगी? अच्छा, वेव फ्रंट की शेप आप कैसे डिसाइड करते हो? तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है, जहाँ पे पत्थर फेंका था अभी, उससे इक्वल डिस्टेंस पे देखते हैं चारों तरफ, है ना, उससे इक्वल डिस्टेंस पे चारों तरफ देखेंगे। उस मीडियम के अंदर जहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है, जहाँ से वेव बनना स्टार्ट हुई है, उससे इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं जो सेम फेज में है, जैसे आप जानते हो कि भी किसी भी वेव के ऊपर 2 पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये एक वेव है, इसमें जो टॉप मोस्ट पॉइंट होते हैं इनको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, और ये जो लोअर मोस्ट पॉइंट होते हैं इनको क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ पे हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है उससे इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी ट्रफ होंगे सबको अपन डॉटेड लाइन से मिला देंगे, या जितने भी क्रस्ट होंगे उनको सबको हम एक लाइन से हम ज्वाइन कर देंगे, उन सारे पॉइंट्स को हम जो कि क्रस्ट के ऊपर होंगे उन सारे पॉइंट्स को एक डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। तो हम क्या देखेंगे कि एक सर्कल जैसा बन जाएगा, बस उसी का नाम क्या होता है, वेव फ्रंट होता है। यानी कि आप एक सिंपल डेफिनेशन ये बता सकते हो वेव फ्रंट की, कि सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस से, मतलब जहाँ पे वेव्स बन रही है, जहाँ से डिस्टरबेंस क्रिएट होना स्टार्ट हुआ, जहाँ से वेव्स बनना स्टार्ट हो रही है, एक तरह से जो सोर्स है उससे इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे पॉइंट्स जो सेम फेज के अंदर वाइब्रेशंस कर रहे हैं। भाई यहाँ पे वाइब्रेशंस हो रहे हैं ना, कोई वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा होगा, कोई नीचे आ रहा होगा, तभी तो वेव बन रही है। तो सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस से इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं जो सेम फेज के अंदर वाइब्रेशन कर रहे हैं, मतलब या तो वो क्रस्ट के ऊपर हैं या वो ट्रफ के ऊपर हैं, सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे भी होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि वो या तो ट्रफ वाले पॉइंट्स हो या फिर वो क्रस्ट वाले पॉइंट्स हो, उन सारे पॉइंट्स को मिला दो तो जो शेप बनेगी उसी का नाम क्या होता है, वेव फ्रंट होता है। अब ऐसे मैंने एक पॉइंट सोर्स एज्यूम कर लिया, अब ये जो लाइट का पॉइंट सोर्स है इससे चारों तरफ लाइट वेव बाहर निकल रही है ऐसे चारों तरफ। अब मैं सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको लूंगा और उन पे ये देखूंगा कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं। आप ये मान के चलोगे कि लाइट एक साथ चारों तरफ बाहर निकल रही है, तो लाइट जब बाहर निकल रही होगी तो इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे जो कि सेम फेज में होंगे, चारों तरफ ऐसे वेव जा रही है, तो सारे क्रस्ट वाले जो पॉइंट है ना उनको मिला दो, तो कौन सी शेप बनेगी बताओ, एक स्फेयर बनेगा ना भाई। एक प्लेन में तो क्या बना था, सर्कल, तो इसको हमने सर्कुलर वेव फ्रंट बोल दिया। लेकिन 3 डायमेंशन में आप क्या देखोगे कि जो लाइट का सोर्स है उससे इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं सेम फेज में, उन सारे पॉइंट्स को मिलाओगे या सेम डिस्टेंस पे जितने भी क्रस्ट वाले पॉइंट है उनको मिलाओगे तो एक शेप बनेगी, और वो शेप कौन सी होगी, स्फेरिकल। इसका मतलब लाइट का अगर पॉइंट सोर्स आप काम में लेते हो तो उससे बनने वाला वेव फ्रंट कौन सी शेप का होगा, उससे एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। कौन सा वेव फ्रंट बनता है, स्फेरिकल, तो इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। समझ में आया क्या भाई, लाइट तो 3 डायमेंशन में चारों तरफ ही एमिट होती है, इसलिए इससे बनने वाला वेव फ्रंट क्या नाम दे दिया उसको, स्फेरिकल वेव फ्रंट। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे पास लाइट का एक लीनियर सोर्स होता है, जैसे कि एक ट्यूबलाइट, ठीक है, ये एक स्लिट है, एक कार्डबोर्ड है, उसके ऊपर आपने ब्लेड से किया कि एक छोटा सा ऐसे कट लगा दिया, अब उसमें से लाइट बाहर निकल सकती है, इधर से डालोगे तो इधर से लाइट बाहर निकलेगी, तो वो एक लाइन के थ्रू बाहर निकल रही है लाइट। या जैसे ट्यूबलाइट है तो ट्यूबलाइट से भी, ट्यूबलाइट में कोई एक पॉइंट सोर्स तो होता नहीं है, एक ट्यूबलाइट के ऊपर बहुत सारे पॉइंट सोर्स होते हैं और उनका कॉम्बिनेशन होता है एक तरह से। तो अगर लाइट का कोई लीनियर सोर्स है, अगर कोई लाइट का ऐसा लीनियर सोर्स है, ये कोई लाइन जैसा सोर्स है, तो इससे बनने वाला वेव फ्रंट कौन सी शेप का होगा। तो अगर लाइट का लीनियर सोर्स है, आप खुद इमेजिन करो, ये कोई लाइट का लीनियर सोर्स है, इससे चारों तरफ लाइट वेव्स बाहर निकल रही हैं इस तरीके से, है ना, और सोर्स से, ये सोर्स है, सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे जो सेम फेज में होंगे, है ना, उन सारे पॉइंट्स को मिलाओ, क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बनेगा। तो एक लीनियर सोर्स अगर आप काम में लोगे, लाइट का अगर एक लीनियर सोर्स काम में लिया जाएगा तो उससे बनने वाला वेव फ्रंट कौन सी शेप का होगा, ये जैसे लाइट का लीनियर सोर्स है तो इससे बनने वाला वेव फ्रंट कौन सा है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। इस तरीके से वेव फ्रंट बनेंगे, ये जो वेव फ्रंट बन रहे हैं इन सब की शेप क्या होगी, सिलेंड्रिकल होगी, तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्रिएट होंगे। ठीक है, तो मेनली ये दो ही टाइप के वेव फ्रंट होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट और दूसरा होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि लाइट के पॉइंट सोर्स से बनने वाला वेव फ्रंट कैसा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। और अगर लाइट का कोई लीनियर सोर्स आप काम में ले रहे हो, जैसे एक लीनियर सोर्स है लाइट का,
तो ये जो लाइट का लीनियर सोर्स है इससे बनने वाला वेव फ्रंट कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। लेकिन एक चीज सोचो, अगर मैं इन दोनों लाइट के सोर्सेज को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख दूं तो हमारे पास जो वेव फ्रंट आएंगे वो आएंगे तो स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल ही, लेकिन क्योंकि हमें एक बहुत बड़े सिलेंडर का या बहुत बड़े स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट मिल रहा होगा, है ना। जैसे सपोज करो कि आप ये कोई सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है, यानी कि ये लाइट का कोई सोर्स है, मतलब ये लाइट का सोर्स है, इससे ये कौन से वाले वेव फ्रंट बन रहे हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहे हैं। ये इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, जो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा पॉइंट सोर्स से वो इस तरीके से बड़ा होता जाएगा, दूर जाएगा ना, वैसे वैसे उसकी साइज बड़ी होती जाएगी। जब आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे देखोगे तो वो एक इनफाइनाइट रेडियस का एक तरह से स्फेयर बन जाएगा, और वो जो इनफाइनाइट रेडियस का एक स्फेयर होगा अगर आप उसका एक छोटा सा पोर्शन रिसीव करते हो तो वो एकदम प्लेन जैसा आपको दिखाई देगा, एकदम प्लेन जैसा लगेगा। जैसे अर्थ क्या है, एक बहुत बड़ा स्फेयर है, अगर आप इसके एक छोटा सा पार्ट देखते हो तो आपको कैसे दिखाई देता है, एकदम प्लेन जैसा दिखाई देता है, वो थोड़ी कर्व आपको दिखाई देगा। तो अगर आप किसी भी इनफाइनाइटली लार्ज स्फेयर का एक छोटा सा पोर्शन लेते हो या किसी इनफाइनाइटली लार्ज सिलेंडर का कोई छोटा सा पोर्शन लेते हो तो वो कैसा होगा, हमेशा दिखने में एक प्लेन जैसा होगा, क्योंकि पूरा सिलेंडर या पूरा स्फेयर नहीं देख रहे हो आप, उसका एक छोटा सा पोर्शन लिया जा रहा है और उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने बोला प्लेन वेव फ्रंट। तो ये तीसरी एक कैटेगरी हमने बता दी। हमने बोला अभी तीसरे टाइप का भी एक वेव फ्रंट होता है, उसका नाम क्या है, प्लेन वेव फ्रंट। और वो कब मिलता है हमको, जब सोर्स कहाँ पे रखा गया हो, इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट पे अगर कोई लाइट का सोर्स है जैसे पॉइंट सोर्स या लीनियर सोर्स, तो उससे मिलने वाला वेव फ्रंट कौन सी शेप का होता है, प्लेन वेव फ्रंट होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई क्या, वो प्लेन जैसा होगा, जैसे ये इस टाइप से मैं प्लेन ड्रॉ कर देता हूँ, ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये एक प्लेन वेव फ्रंट है, तो इस तरीके से वो प्लेन वेव फ्रंट आगे से आगे ट्रेवल कर रहा होगा, आगे मूव कर रहा होगा वो। ठीक है, जैसे स्फेयर आगे मूव कर रहा है, सिलेंडर आगे मूव कर रहा है, वैसे वो प्लेन भी आगे से आगे मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो ये तीन शेप हमने बता दी, इसको बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। अब जो रे थ्योरी में हमने रे ऑफ लाइट्स को रिप्रेजेंट किया था उसको भी मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि हमको रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट इनमें कनेक्शन समझ में आए कि इनमें आपस में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रे ऑफ लाइट को ड्रॉ करेंगे एक पॉइंट सोर्स के लिए। पॉइंट सोर्स के लिए रे ऑफ लाइट किधर होती है, तो अगर लाइट का कोई भी पॉइंट सोर्स है तो उससे रे ऑफ लाइट को आप कैसे ड्रॉ करते हो, आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से लाइट सोर्स से लाइट बाहर निकल रही होगी। तो ये मैंने क्या ड्रॉ किया यहाँ पे, रे ऑफ लाइट। ठीक है, इस वाले डायग्राम में तो रे ऑफ लाइट किधर होंगी, इधर होंगी। इस तरीके से चारों तरफ आपको रे ऑफ लाइट को ड्रॉ करना है सोर्स से आउटवर्ड। ये पूरी लीनियर मतलब पूरी लेंथ के ऊपर ऐसे लाइट रेज बाहर निकल रही होंगी, चारों तरफ ही ड्रॉ करनी है ये डायग्राम आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक तरह से, ये क्या चीज़ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रे ऑफ लाइट को मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ। अब एक चीज़ सोच के बताओ, इसमें भी ड्रॉ कर देते हैं, लाइट इधर जा रही है तो मैंने इस तरीके से रे ऑफ लाइट को ड्रॉ कर दिया। तो अब देख के बताओ डायग्राम कि रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट इसमें क्या रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं क्या। जैसे कि स्फेयर है, उस स्फेयर के सेंटर से आप सरफेस पे लाइन ड्रॉ करोगे स्फेयर की सरफेस पे तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। सिलेंडर के ऊपर भी आप देख रहे हो, इस लाइन से आप जो भी लाइनें ड्रॉ करोगे सिलेंडर की सरफेस के ऊपर वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये इधर से आगे मूव कर रहा था, रे ऑफ लाइट मतलब ये आगे मूव कर रहा है, मतलब लाइट इधर जा रही है, तो आपने जो रे ऑफ लाइट ड्रॉ करी आपने क्या देखा कि जो प्लेन वेव फ्रंट है उसके परपेंडिकुलर ये रे ऑफ लाइट आ रही है। समझ में आया कि, तो इसका मतलब ये है कि जो रे ऑफ लाइट है वो हमेशा जो प्लेन वेव फ्रंट होगा या कोई भी वेव फ्रंट हो हमेशा वेव फ्रंट की क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो ये रूल याद रखना, इस पर छोटा 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन बनता है कई बार कि रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट इनमें आपस में क्या रिलेशन है, तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई क्या, वेव फ्रंट किसको बोलते हैं। अच्छा, ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है इसके आप दो टाइप बता सकते हो। जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो दो टाइप के हो सकते हैं। जैसे कोई भी लाइट का सोर्स है उससे जो वेव फ्रंट होगा वो ऐसे दूर जाएगा उससे, जैसे आपने पानी में पत्थर डाला तो ये जो वेव फ्रंट बने यहाँ पे है ना, ये सर्कुलर वेव फ्रंट बने, ये क्या है, सोर्स से जहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है उससे दूर जा रहे हैं। इसका मतलब ये कौन सा वाला वेव फ्रंट है, ये है डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये डाइवर्जिंग सर्कुलर वेव फ्रंट है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात करूँ तो क्योंकि लाइट इससे बाहर जा रही है तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये डाइवर्ज हो रहा है मतलब दूर होता जा रहा है ये सोर्स से। लेकिन अगर आप कोई लेंस या कॉन्केव मिरर यूज करते हो तो आप क्या देखते हो कि आप जैसे लाइट रेज को कन्वर्ज कर सकते हो उसी तरीके से वेव फ्रंट को आप एक पॉइंट पर जाके कन्वर्ज भी कर सकते हो। मतलब ये तो यहाँ पे स्फेरिकल वेव फ्रंट डाइवर्ज हो रहा है, इसको उल्टा कन्वर्ज भी किया जा सकता है।
उसके लिए लेंस या कॉनकेव मिरर यूज करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लो या कॉनकेव मिरर यूज कर लो उसके लिए, ठीक है। तो फिर उस केस में क्या होगा, जैसे एक पॉइंट सोर्स से दूर जाने वाला वेव फ्रंट, तो क्या क्या हो गया, इसको तो हमने क्या नाम दे दिया, ये दूर जा रहा है ना, ये रे ऑफ लाइट है जैसे, तो इस डायरेक्शन में ये दूर होता जा रहा है, मतलब इसको हम बोलेंगे डाइवर्जिंग, क्या बोलेंगे इसको, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। और अगर ये एक पॉइंट पे आके इस तरीके से कन्वर्ज हो रहा होगा ना, ये रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन, और यहाँ पे वेव फ्रंट आके कन्वर्ज हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये चीज समझ में आ गई क्या। तो इसके आप दो कैटेगरी बना सकते हो स्फेरिकल वेव फ्रंट के, कि एक तो होता है कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट और एक होता है डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्योंकि जब मैं डायग्राम बनाऊंगा, कि कुछ डायग्राम बनाएंगे हम लोग, उसमें हम इनको दिखाएंगे वहाँ पे डायग्राम में कि ये देखो ये कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया, ये बन गया डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो इनके नाम आपको पता होना चाहिए। बाकी बेसिकली अगर पूछा जाए तो तीन ही टाइप के वेव फ्रंट बताने हैं। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया उस पर देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली चीज पूछी जाएगी कि वेव फ्रंट क्या होता है। तो वेव फ्रंट क्या चीज होती है, तो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस या लाइट के सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे पॉइंट्स जो कि सेम फेज में वाइब्रेशंस कर रहे हैं, उन सारे पॉइंट्स का लोकस, उन सारे पॉइंट्स को मिलाने वाला जो प्लेन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट बोलेंगे। ये इसकी डेफिनेशन होती है। बाकी कितने टाइप के वेव फ्रंट बनते हैं, तो तीन टाइप के वेव फ्रंट बनेंगे। पॉइंट सोर्स से बनने वाला वेव फ्रंट स्फेरिकल, लीनियर सोर्स से बनने वाला वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल, और अगर सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो उससे बनने वाला वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। ठीक है, क्लियर एकदम, इतनी बात समझ में आई क्या। चलो ठीक, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल, उसको हम पहले तो समझेंगे और उसके बाद में कुछ डायग्राम वगैरह बनाएंगे जिसमें हम हाइगेन प्रिंसिपल को यूज करेंगे। डायग्राम किस चीज़ के बनाएंगे, हम ये स्टडी करेंगे कि एक लेंस से या मिरर से या प्रिज्म से किस तरीके से वेव फ्रंट एक मतलब उससे रिफ्रैक्ट होगा या रिफ्लेक्ट होगा। जैसे एक वेव फ्रंट है सपोज करो, और वो किसी मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है या किसी लेंस के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है या फिर किसी प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, तो वो किस तरीके से रिफ्रैक्ट होगा या रिफ्लेक्ट होगा, उसको स्टडी करने के लिए आपको एक प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा। क्या नाम है उस प्रिंसिपल का, हाइगेन प्रिंसिपल। हाइगेन प्रिंसिपल आपको ये बताएगा कि किस तरीके से वेव फ्रंट आगे ट्रेवल करता है। मतलब एक वेव फ्रंट बन गया सपोज करो, तो वो आगे कौन सी डायरेक्शन में चलेगा और किस तरीके से वो आगे से आगे मूव करेगा। तो इसमें देखो दो स्टेटमेंट है हाइगेन प्रिंसिपल के अंदर, दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि जैसे सपोज करो कि एक एग्जांपल से समझते हैं, कोई भी लाइट का पॉइंट सोर्स है, ये क्या है, लाइट का कोई पॉइंट सोर्स है। हाइगेन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब इससे कोई भी वेव फ्रंट बनेगा, जैसे मान लो एक वेव फ्रंट बनाइए, ये मैंने एक वेव फ्रंट बोल दिया कि ये एक वेव फ्रंट है, ठीक है ठीक है, ये लाइट का पॉइंट सोर्स था, इससे कौन सा वेव फ्रंट बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। तो ये जो वेव फ्रंट है ये आगे कैसे ट्रेवल करेगा उसको स्टडी करना है। तो हाइगेन क्या बोल रहे हैं कि किसी भी वेव फ्रंट के ऊपर, किसी भी वेव फ्रंट के ऊपर, चाहे वो स्फेरिकल हो, प्लेन हो, सिलेंड्रिकल हो, कोई भी हो, किसी भी वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब के सब एक सोर्स की तरह काम करेंगे। जैसे ये लाइट का सोर्स था, तो इसने क्या क्या एमिट किया, यहाँ से एक स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिट किया। तो अगर मैं अभी इस वेव फ्रंट के ऊपर जो बन गया है अभी, अगर इस पे सारे के सारे पॉइंट जितने भी पॉइंट्स होंगे, अगर सबको मैं एक सोर्स मान लूँ, जैसे ये एक पॉइंट है, ये एक सोर्स मान लिया, ये एक पॉइंट है, ये एक सोर्स है, ये एक पॉइंट सोर्स है, मतलब ये सब क्या है, लाइट के एक सोर्स बन गए एक तरह से। तो वेव फ्रंट के ऊपर ये तो मैंने कुछ पॉइंट ही दिखाए हैं, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। सपोज करो एक स्फेयर है, एक स्फेयर है भाई, ये पॉइंट सोर्स है और इससे कौन सा वेव फ्रंट बना, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे सबके सब एक सोर्स की तरह काम करेंगे, और अगर सोर्स की तरह काम करेंगे तो इसका मतलब वो स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिट करेंगे। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब से क्या होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे स्फेयर्स बनेंगे। क्यों, क्योंकि भाई ये एक लाइट का सोर्स था, इससे जो वेव फ्रंट बना इसको हमने इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एक तरह से, और हर एक जो पार्ट है उसको पॉइंट सोर्स की तरह एज्यूम कर रहे हो, तो उससे छोटे छोटे वेव फ्रंट बन रहे होंगे। तो उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोलते हैं उसको, सेकेंडरी वेवलेट्स। होते तो वो वेव फ्रंट ही है, लेकिन क्योंकि वो छोटे होते हैं इसलिए उनको क्या नाम दे दिया, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो देखो हर एक जो सोर्स है, हर एक जो पॉइंट सोर्स है एक तरह से, वो क्या करेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स को एमिट करेगा। ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं ना यहाँ पे, ये क्या चीज है, ये है सेकेंडरी वेवलेट्स, इनको बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। हर एक पॉइंट यहाँ पे सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट कर रहा होगा। तो जितने भी पॉइंट्स होंगे इस वेव फ्रंट के ऊपर, जितने भी पॉइंट्स हैं
वो सब की सब किसकी तरह बिहेव करेंगे, एक सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। उससे क्या एमिट होंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट होंगी। तो ये मैंने क्या ड्रॉ कर दी यहाँ पे, सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, अच्छा ये जो वेव फ्रंट है ना जिससे सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट हो रही है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी। लिख देता हूँ, देखो ये वाला जो वेव फ्रंट है ये है प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, और ये क्या चीज है, ये ऐसा गोल गोल, ये है सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, ये इनके नाम है। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हाइगन का प्रिंसिपल जो पहला स्टेटमेंट है वो यही है कि किसी भी वेव फ्रंट के ऊपर, कोई भी वेव फ्रंट ले लो, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सबके सब एक सोर्स की तरह बिहेव करेंगे और सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट करेंगे जो कि लाइट की स्पीड से ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में ट्रेवल करेंगी। अब हाइगन का जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ध्यान से सुनना है। सेकंड स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स चारों तरफ ट्रेवल करेंगी, चारों तरफ आगे बढ़ेंगी, इनके ऊपर जैसे आप एक कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करो, इनके ऊपर क्या करना है, एक कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है, मतलब इन सबको टच करके जाने वाली एक सरफेस आपको ड्रॉ करनी है। हाइगन प्रिंसिपल का सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि इन सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिस साइड में ये वेवलेट्स ट्रेवल करेंगी, भी सोर्स से तो लाइट बाहर निकलेगी, तो ये कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी, बाहर की तरफ। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन ये होगी, आउटर, है ना। और इस डायरेक्शन में अगर आप इनके ऊपर एक कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हो जो इन सबको टच करके जाए, तो वो इस वेव फ्रंट की नेक्स्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये जो वेव फ्रंट था कौन सा, ये वाला, जिससे ये वेव फ्रंट बना है, उसको तो हमने क्या नाम दिया था, प्राइमरी। और अब जो नया बन गया उसको हम क्या नाम देंगे, सेकेंडरी। ठीक है, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है। ये बात समझ में आई क्या। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक प्राइमरी वेव फ्रंट था, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स थे हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा था, इसलिए उसने सेकेंडरी वेवलेट्स को एमिट करना स्टार्ट कर दिया। उन सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब हमने कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करी, तो वो जो कॉमन टेंजेंशियल सरफेस आएगी हमारे पास, वही क्या है, उसी को हम बोलेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। मतलब वो नया वेव फ्रंट आ गया, मतलब ये वेव फ्रंट अब यहाँ पे पहुंच गया, कहने का मतलब ये है, इससे ये बन गया। ठीक है, अब आगे वाला जो वेव फ्रंट बनेगा उसके लिए ये खुद क्या बन जाएगा, ये प्राइमरी बन जाएगा एक तरह से, और इससे वापस से एक नया वेव फ्रंट बनेगा। वही प्रोसीजर वापस रिपीट कर दो आप। ये वेव फ्रंट है, इसका हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो इस पर छोटे छोटे सेकेंडरी वेवलेट्स ड्रॉ कर देंगे, फिर उस पर कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो वो जो कॉमन टेंजेंशियल सरफेस आएगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो वेव फ्रंट की नेक्स्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरीके से ये वेव फ्रंट आगे से आगे इस तरीके से दूर होता जाएगा, मतलब सोर्स से दूर होता जाएगा, आगे से आगे बढ़ता जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई क्या। तो ये मैंने स्फेरिकल वेव फ्रंट का एग्जांपल लेके आपको समझाया। इसकी जगह आप प्लेन वेव फ्रंट भी ले सकते हो। सपोज करो एक प्लेन वेव फ्रंट है, आप फ्रंट से उसको देख रहे हो, है तो ये प्लेन, लेकिन आप क्योंकि इसको इधर से देख रहे हो इसलिए आपको एक लाइन जैसा दिखाई देगा। ये कौन सा वेव फ्रंट है, ये एक प्लेन वेव फ्रंट है, ऐसा है, ये इस तरीके से आगे मूव कर रहा है सपोज करो। तो क्योंकि आप सामने से इधर से देख रहे हो इसलिए आपको एक लाइन जैसा ये दिखाई देगा। कैसा दिखेगा, एक लाइन जैसा। हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे सबको क्या मानना है, सबको एक सोर्स मानना है। ये एक सोर्स है, ये एक सोर्स है, इस तरीके से कितने सोर्स होंगे, इनफाइनाइट सोर्स होंगे, और हर एक सोर्स क्या करेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स को एमिट करेगा। फिर इसके ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अब आप ये डिसाइड कर लो कि ये कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। सपोज करो ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, मान लो इधर जा रहा है, ये वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन ही होगी। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप क्या करो, एक कॉमन टेंजेंशियल सरफेस इस पर ड्रॉ कर दो, तो ये होगी वेव फ्रंट की नेक्स्ट पोजीशन। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट, और ये क्या बन गया, इससे सेकेंडरी वेव फ्रंट बन गया। ठीक है, और ये क्या चीज़ है, वही वेवलेट्स है ये छोटी छोटी। ठीक है, फिर वापस से वही चीज़ रिपीट करते जाएंगे तो वेव फ्रंट आगे से आगे मूव करता रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली है कि अगर एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, तो उससे बनने वाला नया वेव फ्रंट भी कौन सी शेप का होगा, स्फेरिकल ही बनेगा। सिलेंड्रिकल होता तो उससे नया वेव फ्रंट कौन सा बनता, सिलेंड्रिकल ही बनता। प्लेन वेव फ्रंट है तो उससे नया वेव फ्रंट भी कैसा बनेगा, प्लेन ही बनेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि प्लेन वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल बन गया, स्फेरिकल वो सिलेंड्रिकल बन गया। अगर आपको ऐसा करना है तो इसके लिए आपको किसी न किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे लाइट रेज होती है ना, वैसे तो सीधी जाती है, लेकिन अगर उनको मोड़ना है, कन्वर्ट करना है या डाइवर्ट करना है, तो उसके लिए आपको लेंस या मिरर यूज करने पड़ते हैं। तो उसी तरीके से अगर शेप चेंज करनी है ना वेव फ्रंट की, तो किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, या तो स्फेरिकल मिरर की जरूरत पड़ेगी या फिर जो लेंस है उनको यूज करो। ठीक, तो ये था हाइगन प्रिंसिपल। समझ में आया क्या, ये देख लो, इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो समझ में आया। चलो ठीक है।
एक एक करके बढ़ते जाते हैं। देखो ये बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। अब मैं आपको वेव थ्योरी के बेसिस पे जो लाइट का रिफ्लेक्शन है उसको समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, वेव थ्योरी के बेसिस पे ये समझेंगे कि एक प्लेन वेव फ्रंट को किस तरीके से एक प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट करेगा। अगर किसी भी प्लेन मिरर के ऊपर एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है तो वो किस तरीके से उसको रिफ्लेक्ट कर पाएगा। तो रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक मिरर एज्यूम कर लेना है, प्लेन मिरर। कौन सा मिरर है ये हो गया प्लेन मिरर। ठीक है, और इसके ऊपर सपोज करो एक प्लेन वेव फ्रंट आके इंसिडेंट हो रहा है। अब आपको देखो डायग्राम ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो प्लेन वेव फ्रंट सपोज करो ये है अपना प्लेन वेव फ्रंट। ये क्या चीज़ है, ये प्लेन वेव फ्रंट है ना। साइड से देखोगे तो आपको एक लाइन जैसा दिखेगा, बाकी एक्चुअल में ये प्लेन है। और ये वेव फ्रंट इस तरीके से आगे पहले यहाँ पे था, फिर अपने पैरेलल इसी के पैरेलल ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, और इस तरीके से आता हुआ इस मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेगा। मतलब यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस तरीके से आके ये मिरर के ऊपर टकराएगा। तो मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो पहले ये यहाँ पे इस पोजिशन पे है, फिर यहाँ पे आ गया ये, फिर ये इसी के पैरेलल आगे बढ़ता बढ़ता मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगा। कहाँ पे इंसिडेंट होगा, मिरर के ऊपर। इसका नाम रख दो, जैसे ये है कोई ए बी वेव फ्रंट। समझ में आई। तो वेव फ्रंट इस तरीके से आगे ट्रेवल करता करता यहाँ पे पहुंचा। अब इसका रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि अब ये मिरर के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। अब ध्यान दे रहा है कि कैसे आपको डायग्राम बनाना है। पहले मैं यहाँ पे कुछ रे ऑफ लाइट को ड्रॉ कर देता हूँ, और रे ऑफ लाइट का नेचर आपको पता है कि वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ लाइनें ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि रे ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करेंगी। ये हैं रे ऑफ लाइट्स। ठीक है, ये मैंने क्या ड्रॉ किया यहाँ पे, रे ऑफ लाइट। ठीक है, और यहाँ पे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस भी डिफाइन कर देते हैं कि जो वेव फ्रंट यहाँ पे मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। तो रे थ्योरी में तो हम क्या करते थे कि हमेशा नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल देखते थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप क्या यूज़ कर रहे हो, वेव थ्योरी यूज़ कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपने एक वेव फ्रंट एज्यूम किया हुआ है। और वेव फ्रंट क्या होता है, एक प्लेन होता है। तो जब आप प्लेन का एंगल देखोगे तो आपको प्लेन से एंगल देखना है। वो कौन सा प्लेन, मिरर का प्लेन। ये देखो ये तो है वेव फ्रंट और ये है मिरर का प्लेन। ये आके ऐसे टकराया तो दोनों के बीच में एक एंगल बनाना है यहाँ पे। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस वाले केस में, वेव फ्रंट वाले केस में क्या होगा, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। क्या नाम रखा है इसका, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और ये उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है जो नॉर्मल से इंसिडेंट रे ने बनाया होगा। चेक कर लो, चलो कंफ्यूजन दूर करने के लिए इस पॉइंट के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाला एंगल रे थ्योरी के अकॉर्डिंग इंसिडेंट रे का नॉर्मल से बनने वाला एंगल ये क्या होना चाहिए था, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये इसी के बराबर है, प्रूव कर लो इसको। देखो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है मैंने मिरर के ऊपर, तो ये आई है, तो ये क्या होगा 90 माइनस आई। और आपको पता है कि वेव फ्रंट के ऊपर रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब ये टोटल एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है। तो उसमें अगर ये 90 माइनस आई है तो ये कितना होगा, आई होगा ना। तो ये वही एंगल है। बस आपको जब वेव फ्रंट के लिए डिफाइन करना होता है तो आप प्लेन का प्लेन से एंगल देखते हो। जब आप रे ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग देखते हो, रे थ्योरी के अकॉर्डिंग देखते हो, तो आप रे ऑफ लाइट का नॉर्मल से एंगल देखते हो, तो उस तरीके से दिखाया जाता है। तो अभी ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो, अब आपको किस तरीके से वेव थ्योरी यूज करनी है, मतलब ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा उसको समझने के लिए, ये जो पॉइंट है यहाँ पे बी पॉइंट, यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स चलना स्टार्ट हो जाएंगी। देखो ये पूरा का पूरा जो वेव फ्रंट है इसका हर एक पॉइंट किसकी तरह काम करेगा, एक सोर्स की तरह काम करेगा। ये जो वेव फ्रंट है इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायग्राम बनाना है कि टी टाइम बाद में, आफ्टर टी टाइम जो वेव फ्रंट है उसकी नई पोजीशन क्या होगी, कहाँ पे होगा वो, तो उसके लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट ऐसे चूज करने पड़ेंगे वेव फ्रंट के ऊपर जिनसे सेकेंडरी वेवलेट्स को हम एमिट करें, और फिर उनमें देख लेंगे कि उनमें कॉमन टेंजेंशियल सरफेस कैसी आएगी। बस वही वेव फ्रंट की नई पोजीशन होगी आफ्टर टाइम टी। जैसे रे थ्योरी में हम क्या करते थे, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो उसके लिए क्या करते थे, कम से कम 2 लाइट रेज को लेते थे और उनसे लाइट का रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन करवाते थे। उसी तरीके से आपको इस वेव फ्रंट के ऊपर कहीं भी आपको 2 पॉइंट एज्यूम करना है। मैंने ए पॉइंट और बी पॉइंट ले लिया। अब बी पॉइंट से जो सेकेंडरी वेवलेट्स चलेंगे इस तरीके से वो आगे बढ़ती जाएंगी और इस तरीके से मिरर के ऊपर जाके स्ट्राइक करेंगी। अब ये एयर है सपोज करो, तो एयर के अंदर जो लाइट की स्पीड होती है उसको हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड सी के बराबर लिख सकते हैं। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और एयर भी आप बोल सकते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ से ये जो सेकेंडरी वेवलेट जा रही हैं ये लाइट की स्पीड से जा रही हैं
और ये यहाँ पे मिरर की सरफेस के ऊपर जाके स्ट्राइक करती है। यहाँ तक इनको पहुँचने में सपोज करो टी टाइम लग जाता है। कितना टाइम लगता है? टी टाइम। तो टी टाइम में ये वाले डिस्टेंस कवर करेंगी। कौन सी डिस्टेंस? तो बी पॉइंट से आगे गई और इस तरीके से आगे चलते चलते ये यहाँ तक पहुँच गई। ये पॉइंट आ गया सपोज करो बी डैश। तो बी से बी डैश तक पहुँचने के लिए इनको कितना डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? तो टी टाइम में पहुँचे नहीं यहाँ से यहाँ तक, तो टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर हुई? तो स्पीड ऑफ लाइट से ये ट्रेवल कर रही है, टाइम कितना लगा? टी लगा। तो ये जो बी बी डैश डिस्टेंस होगी, कौन सी डिस्टेंस? बी बी डैश, ये किसके बराबर होगी? ये भाई अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो तो वेलोसिटी इनटू टाइम, ये फॉर्मूला यूज कर लो। वेलोसिटी कितना है? सी, टाइम कितना लगा? टी। ये लो आ गया। तो ये डिस्टेंस अपने पास आ गई। टी टाइम बाद में हमको पोजीशन चेक करनी है कि बी से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट कहाँ तक पहुँच गई, यहाँ पे पहुँच गई। अब इसी तरीके से आप सोचो कि ए से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स वो भी तो आगे ट्रेवल कर रही होंगी, वो भी सेम मीडियम में चलेंगी। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या है? एयर है। भी मीडियम तो चेंज हो ही नहीं रहा ना, रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज होता नहीं है लाइट का। तो यहाँ से जो सेकेंडरी वेवलेट्स चलेंगी वो कौन सी डायरेक्शन में चलेंगी? अब क्योंकि यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाएगा, भाई मिरर क्या करेगा? लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, तो सेकेंडरी वेवलेट्स भी रिफ्लेक्ट होके उल्टा चल पड़ेंगे। मीडियम के अंदर तो जा नहीं सकती, तो यहाँ से जो सेकेंडरी वेवलेट्स है वो इधर चलेंगी, इस तरीके से ट्रेवल करेंगी वो। ठीक है। और टी टाइम बाद में आपको उनकी पोजीशन देखनी है। तो एक चीज़ बताओ कि यहाँ से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स ने अगर सी इंटू टी डिस्टेंस कवर करी है, मतलब इतनी डिस्टेंस कवर कर ली बी बी डैश, तो ए से चलने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो सेम मीडियम के अंदर सेम टाइम इंटरवल में क्या बराबर डिस्टेंस कवर करेंगी? भी बराबर ही डिस्टेंस कवर करेंगी ना, तो स्पीड चेंज हुई, बस डायरेक्शन चेंज होगी, रिफ्लेक्ट होके जा रही है, लेकिन डिस्टेंस तो बराबर ही कवर होगी ना। जितनी डिस्टेंस बी से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स ने कवर करी है और बी डैश पे पहुंची है, उतनी ही डिस्टेंस कवर करके ए से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स भी इतना ही दूर पहुंच जाएंगी उतने टाइम में, टी टाइम के अंदर। तो ये जो टी टाइम है ना, इसके अकॉर्डिंग मैं देखो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, जितना ये डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस आपको लेनी है ये। ठीक है। तो मैंने ये एक जैसे ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, एक कर्व, मतलब एक आर्क ड्रॉ कर दिया। यहाँ से मैं क्या करूँगा? एक कंपास लूंगा और एक आर्क ड्रॉ कर लूंगा। तो ये अपने पास में इस तरीके से आप ले सकते हो, लगभग सेम है। ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको सिंपल ये करना है कि बी डैश पॉइंट से इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या करना है आपको? एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब जो टेंजेंट अपने पास आएगा, जो टेंजेंशियल सरफेस जो आएगी अपने पास, वो वेव फ्रंट की नेक्स्ट पोजीशन को, टी टाइम बाद की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो आपको किस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है? तो टी टाइम बाद में ए से चलने वाले वेव फ्रंट की या ए से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स की पोजीशन ये है, और बी से चलने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट्स है उनकी टी टाइम बाद में पोजीशन ये है। तो इससे इस पॉइंट बी को रेफरेंस, बी डैश पॉइंट को रेफरेंस मानते हुए आपको इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये देखो मैं टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, इस पॉइंट से इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये लो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है। ये यहाँ पे कहीं पे इसको इंटरसेक्ट करेगा, और जहाँ भी ये इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट होगा ए डैश। ये चीज़ समझ में आई? मतलब जो वेव फ्रंट है वो टी टाइम बाद में कहाँ पे पहुँच गया? यहाँ पे पहुँच गया। लेकिन एक चीज़ नोटिस करो, जब हमने इसको मिरर की तरफ भेजा था तो बी पॉइंट ऊपर है, ए पॉइंट नीचे, और जब ये रिफ्लेक्ट होके जा रहा है तो देखो ए पॉइंट ऊपर चला गया और बी पॉइंट नीचे आ गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? ये उल्टा हो गया, इन्वर्ट हो गया। क्या हुआ होगा? अब इसको थोड़ा सा इमेजिन करो। ये वेव फ्रंट ऐसा आया होगा, देखो ये वेव फ्रंट इस तरीके से आया, टकराया। अब ये वाला जो पार्ट है वेव फ्रंट का, ये आगे की तरफ ट्रेवल करेगा क्योंकि इसके लिए रेयर मीडियम है। लेकिन ये जो ए वाला पॉइंट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा वेव फ्रंट का, क्योंकि इसको मिरर मिलेगा और मिरर से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? वेव फ्रंट आया, टकराया, ये वाला पोर्शन तो आगे चल रहा है इस वेव फ्रंट का, और ये वाला पोर्शन रिफ्लेक्ट होकर वापस चल पड़ा। तो ये यहाँ पे ऐसे पहुंचेगा टी टाइम बाद में। मतलब ये इस तरीके से आएगा, टकराएगा, और टकरा के देखो ये इस तरीके से इन्वर्ट होके अभी आगे की तरफ मूव करेगा इस तरीके से। ठीक है। तो ये चीज़ आपको भाई इस तरीके से आपको समझनी है। अब वेव फ्रंट की टी टाइम बाद की पोजीशन आ गई, तो इसके बाद में आगे कैसे ट्रेवल करेगा? तो इसके बाद में तो सेम वही प्रोसीजर है। इस पर आप सेकेंडरी वेवलेट ड्रॉ कर लो जैसे अभी ड्रॉ करी थी। अब क्योंकि ना तो मीडियम चेंज हो रहा है, ना कोई बीच में कोई रिफ्लेक्शन, कोई इस टाइप की कोई फिनोमेना हो रही है, तो ये सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेंगी और आगे की तरफ चलेंगी। तो इसलिए वेव फ्रंट की नेक्स्ट पोजिशन ये आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी, और इस तरीके से आगे मूव कर जाएगा। आया समझ में? ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर रे ऑफ लाइट को भी ड्रॉ कर दूं, जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है इसके ऊपर, तो वेव फ्रंट के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होती है रे ऑफ लाइट, इसलिए आपको इनके ऊपर, इसके ऊपर आपको क्या करना है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से वेव फ्रंट का रिफ्लेक्शन होगा। अब
रिफ्लेक्शन में आपने एक रूल पढ़ा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इस डिस्टेंस को मिला देता हूँ वैसे, क्योंकि ये बी बी डैश डिस्टेंस है और ये ए डैश डिस्टेंस है, और ये बराबर होगी क्या ये? क्योंकि आपको बताया ना, बी से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट जितना डिस्टेंस कवर करेंगे उतना ही ए से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स भी डिस्टेंस कवर करती है। इसलिए ए डैश, ये जो डिस्टेंस होगी ए डैश, ये किसके बराबर होगी? ये भी सी इंटू टी के बराबर होगी, क्योंकि स्पीड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट सी है, यानी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, और टाइम लगा टी, तो यहाँ पे पहुंच गई सेकेंडरी वेवलेट्स आफ्टर टाइम टी। तो रिफ्लेक्शन में आपने एक रूल पढ़ा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होते हैं, पढ़ा है क्या? ठीक है, रे थ्योरी में डायरेक्टली हम इसको यूज करते हैं, हम वहाँ पे एज ए रूल इसको यूज करते हैं कि हमेशा क्या होगा, जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे। लेकिन ये रूल बना क्यों, तो वो आपको इस डायग्राम से समझ में आएगा कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर क्यों होते हैं। ठीक है, कैसे समझाओगे? एक चीज बताओ, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा है? तो ये है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, है ना, और ये है मिरर का प्लेन। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है उसके प्लेन का मिरर के प्लेन के साथ में जो एंगल बनेगा उसी को हम क्या नाम देते हैं? उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे इंसिडेंट वेव फ्रंट का मिरर के प्लेन से जो एंगल बन रहा था उसको हमने क्या नाम दिया था? एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरीके से रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का मिरर के प्लेन से जो एंगल बनेगा उसको क्या नाम देना है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये बात समझ में आ गई क्या? एंगल किस तरीके से मैंने दिखाए। अब इस डायग्राम के अंदर आपको दो एक तरह से एग्जैक्टली सिमिलर ट्राइंगल्स दिखाई देंगे, एग्जैक्टली सेम ट्राइंगल्स दिखाई देंगे। कौन कौन से वो ट्राइंगल्स हैं? उनको पहले तो प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन कि वो सेम ट्राइंगल्स हैं, मतलब कॉन्ग्रेंट बोलते हैं ना सेम ट्राइंगल्स को। तो ए बी और बी डैश, ये एक ट्राइंगल है, और दूसरा ट्राइंगल है ए डैश बी डैश। अगर इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, मतलब एग्जैक्टली सेम प्रूव करना है, तो आपको तीनों एंगल सेम प्रूव करना है और तीनों साइड सेम प्रूव करनी है। या ऐसा बोल दो कि कम से कम एक साइड और दो एंगल बराबर प्रूव करने पड़ेंगे, या तीनों साइड्स बराबर प्रूव कर दो, या दो साइड्स एक एंगल सेम प्रूव कर दो। तो कम से कम तीन चीजें आपको बराबर प्रूव करनी होंगी, जिसमें एक कम से कम एक साइड होनी चाहिए, कम से कम तो एक तो क्या होनी चाहिए? साइड। भाई तीनों एंगल ही आपने बराबर प्रूव कर दिए, तो उससे तो वो सिमिलर ट्राइंगल्स प्रूव होंगे। कॉन्ग्रेंट तब प्रूव होते हैं जब दो एंगल कम से कम एक साइड तो होनी चाहिए। तीनों साइड में तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक साइड होनी चाहिए। तो एक साइड तो सीधी सीधी इसमें आ रही है जो दोनों में कॉमन है, कौन सी? ए बी डैश। ये वाला जो ट्राइंगल है ए बी बी डैश, कौन कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है लिख देते हैं इधर। ट्राइंगल ए बी बी डैश एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा है? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, तो एक चीज बताओ, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या ये वाली साइड कॉमन है क्या? जो इन दोनों ट्राइंगल्स का हाइपोटेनियस है, कॉमन है क्या? क्या है ये? ए बी डैश। तो दोनों में ए बी डैश और ए बी डैश ये बराबर है। दोनों ट्राइंगल्स के लिए मैं लिख रहा हूँ उसको दो बार, कि पहले वाले ट्राइंगल में हाइपोटेनियस और दूसरे वाले ट्राइंगल में हाइपोटेनियस बराबर आ रहा है, एक ही चीज है, कॉमन है वो तो। ठीक है, दूसरी बात, दोनों ट्राइंगल्स में एक एक एंगल देखो ये 90 डिग्री है। कौन कौन से एंगल? एंगल बी और इसमें एंगल ए डैश, मतलब एंगल बी और एक में एंगल ए डैश, ये क्या है? दोनों बराबर हैं और कितना है? 90 डिग्री के बराबर है। ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अच्छा, तीसरी चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर बी बी डैश और ए डैश, ये वाली जो साइड से ये बराबर आ रही है, ए डैश और बी बी डैश, ये दोनों सी इंटू टी के बराबर आ रही है। इसका मतलब ए डैश और बी बी डैश ये दोनों बराबर हैं दोनों में, और सी इंटू टी के बराबर है। अगर तीन चीजें सेम है दो ट्राइंगल्स में, जिसमें दो तो साइड्स हो गई और एक एंगल हो गया, तो ये कौन से ट्राइंगल्स हैं? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं। और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में क्या होगा? सारी चीजें सेम होंगी। तो जैसे ये एंगल इसमें 90 है, इसमें ये एंगल 90 होगा। अगर इसमें ये एंगल आई है पूरा, तो ये इसमें एंगल आर होगा, जो कि आपस में बराबर होगा, है ना, बराबर होना चाहिए ना। कॉन्ग्रेंट मतलब सारी चीजें सेम है। तो यहाँ से क्या प्रूव होगा कि इस पहले वाले ट्राइंगल में जो आई एंगल है वो दूसरे वाले ट्राइंगल में ये जो आर एंगल होगा इसके बराबर होगा। मतलब एंगल आई और एंगल आर क्या है यहाँ पे? इक्वल है। और इसको हम रिफ्लेक्शन का रूल भी बोलते हैं, कि जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा हमेशा क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होंगे। तो इस तरीके से आप उसको प्रूव कर सकते हो। वेव ऑप्टिक्स में आपको प्रूव करवा सकता है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में आता है कि वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग या वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग आप लाइट के रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करो कि एक प्लेन वेव फ्रंट किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। तो इतनी सी आपको कैलकुलेशन करके ये डायग्राम बना के समझाना होता है। रिफ्लेक्शन में एक रूल और पढ़ा होगा आपने, क्या रूल था? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और
रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। अब नोटिस करो यहाँ पे ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, अगर मैं इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि होगी इंसिडेंट रे, ठीक है, और अगर मैं रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, और अगर मैं मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया नॉर्मल। तो तीनों एक ही प्लेन में आ रहे हैं क्या, बताओ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करने चाहिए। तो ये भी प्रूव हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें प्रूव कर सकते हो, जो हम रे थ्योरी में एज ए रूल हम याद रखते हैं वो यहाँ पे प्रूव किया जा सकता है उसको। बातें समझ में आई क्या?